अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाजरीन, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जब मौलाना साहब से गुफ्तगू हुई तो उसके बाद काफ़ी सारी बातें सामने आई हैं। ख़बरों में भी काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से बात की है ताकि एक्ट में तरमीम हो सके, और जब एक्ट में तरमीम हो जाएगी तो कासिफ वाहिद ईसा साहब को जो है वो एक्सटेंशन मिल जाएगी। इस हवाले से मुलाकात हुई है, लेकिन दोनों जानिब से, दोनों सियासी जमातों की जानिब से इस बात की तरदीद कर दी गई है। इससे कबल हमने देखा था कि मौलाना साहब मौजूदा हुकूमत अलाइन से खफा थे, गुस्से में थे और एक बर्फ़ सी जम गई थी। लेकिन जब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब उनकी रिहाइशगाह पे गए, उनसे मुलाकात हुई, तो अब ये बर्फ़ जो है पिघलने लगी है। ज़राए से, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी, ज़राए से इतलात तो मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को KPK की गवर्नरशिप की ऑफ़र दी है। माजी में भी हमने देखा था कि मौलाना साहब को KPK के गवर्नर बनने की ख्वाहिशमंद थे और फिर पाकिस्तान के सदर बनने की भी ख्वाहिशमंद थे। और PDM की जब हुकूमत बनी थी तो मौलाना साहब को उस अलायंस का सदर बनाया था, PDM का सदर बनाया था। और जब ना मौलाना साहब को गवर्नरशिप मिली, ना वो सदर बने, तो उसके बाद वो खासे खफा भी नज़र आए, थोड़े नाराज़ भी नज़र आए और फिर उन्होंने हुकूमत पे तनकीद भी की है। और अब जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि मौलाना साहब को गवर्नरशिप की ऑफ़र की गई है, जिस पे JUIF ने इनकार कर दिया है, इस खबर की तस्दीक कर दी है। मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान अगर बर्फ़ पिघलती है तो उसके नताइज क्या होंगे, क्या डील होगी, किस तरह की ऑफ़र दी जाएगी, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं शाज़िया सुमरो। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने के लिए। शाज़िया साहिबा, बात कर लेते हैं कुछ मुलाकातों के हवाले से। इससे पहले हमने देखा था कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब मौलाना साहब की रिहाइशगाह पे गए और वहाँ पे मुलाकात हुई मौलाना साहब से। मौलाना साहब थोड़े नाराज़ भी लगे और अब ज़राए से ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं, इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने KPK की गवर्नरशिप के लिए मौलाना साहब का नाम तजवीज़ किया है और ये ऑफ़र दी गई है JUIF को। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब और आसिफ को पता है कि बहुत अच्छी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब वो मर्द हुर हैं जिन्होंने, जब पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी थी, सियासत में समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होगा, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के सबको एक जगह पे जमा किया था। और 2007 और 8 की इलेक्शन हुए और फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन के उन्होंने सारी जमात को एक साथ लेके वो चले गए और पहली दफा एक लंबे डिक्टेटर दौर के बाद जो है वो जमहूरियत कायम हुई थी। 5 साल के लिए असेंबली चली थी और उसके बाद वो रिवायत कायम है अब तक। तो देखिए, ये एक उनको क्रेडिट जाता है कि वो मुफाहमत करने में सबसे पहले वो आगे बढ़ते हैं ताकि पाकिस्तान के लिए वो जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें। अभी भी आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी है कि कोई किस तरफ जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है। तो उसमें अगर बीइंग अ प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब आगे बढ़ के अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और लोगों को एक साथ करना चाहते हैं, सारी जमातों को सियासत फ्लोर पे लाना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी कोशिश है और आगे आना चाहिए। जो भी मैं समझती हूँ सियासी पार्टी होंगी वो सियासतदानों से बात करने में कभी भी हिचकिचाएंगी नहीं, वो आगे बढ़ के बात जरूर करेंगी और अच्छा रिजल्ट निकलना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो सिक्योरिटी पे भी जो इश्यूज हैं उन पे भी बात हो सकेगी और फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहे हैं उन पे भी बात हो सकती है। तो मैं समझती हूँ एक अच्छी कोशिश है और बाकी जो अभी इंफॉर्मेशन आपने दी है तो इसका अभी कोई इल्म नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल ठीक है शाज़िया साहिबा, क्योंकि हम मौलाना साहब के हवाले से बात कर रहे थे और हाल ही में जो मुलाकात हुई है आसिफ अली ज़रदारी साहब की, इससे कबल हमने देखा था कि मौलाना साहब काफ़ी नाराज़ भी थे क्योंकि जब ये इंतखाबात हुए तो मौलाना साहब को ऐसा लगता था या शायद दीगर जमातों की जानिब से ऐसा इंदिया दिया गया था कि मौलाना साहब को KPK की गवर्नरशिप मिल जाएगी या तो फिर वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। जब दोनों चीज़ें नहीं हुई तो फिर हमने देखा कि मौलाना साहब ने तमाम जमातों को एक्सेप्ट PTI
तनकीद की, और जमात इस्लामी को भी छोड़ के। मतलब उन्होंने मौजूदा हुकूमत को ये भी कहा कि हमें पता है कि आपकी डोर किसके हाथ में है। तो इसका मतलब तो यही था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, वो नून लीग को टारगेट कर रहे हैं। जब ये मुलाकात हुई तो क्या बर्फ़ पिघली दोनों सियासी जमातों के दरमियान? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि मौलाना साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं और उनकी समझ और बूझ बहुत ज्यादा है। और अगर पाकिस्तान के लिए बात की जाए तो वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई अनस्टेबिलिटी रहे। और वो हमेशा, देखिए, पीडीएम जब बनी थी तो स्टेप तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया था, लेकिन उसमें उन्होंने उसका प्रेसिडेंट जो था पीडीएम का, वो मौलाना साहब को बनाया था जी। तो ये चीजें सामने हैं आपके कि हमने हमेशा उनको इज्जत दी है। और अभी भी मुलाकात जो हुई है उसमें हम यही रिस्पांस देखना चाहते हैं कि मौलाना साहब की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। और हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब हमेशा की तरह अच्छा रिस्पांस देंगे और आगे बढ़ के पाकिस्तान में जो एक क्राइसिस वाली सिचुएशन चल रही है उसको खत्म करने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। अच्छा सुमन साहिबा, ये बात आपके नज़र से भी गुजरी होगी कि पीटीआई की क़यादत भी मौलाना साहब से बातचीत कर रही है, और इस हवाले से अगर हम बात करें केपीके में जो हुकूमत है 2/3 मेजॉरिटी वो तो पीटीआई की है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि पीटीआई जो है वो ये कह सकती है कि आइए मौलाना साहब आप हमारी 4 नशिस्तें ले लें, आइए बैठ के बात करते हैं और हम आपको यहाँ पर ये ऑफ़र देते हैं। और ज़राए से ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं, क्योंकि केपीके में आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए तो 2 सीटों की हिमायत भी मांगी है जेयूआईएफ ने, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए जी, पीटीआई की मैं स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन मौलाना साहब के हवाले से कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी भी ऑफर दे रही है, दूसरी जानिब पीटीआई भी ऑफर दे रही है। देखिए, पीटीआई के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि पीटीआई को मैं एक सियासी पार्टी नहीं समझती, क्योंकि जो सियासी पार्टी होती है वो हमेशा सियासतदानों के साथ बैठ के बात करती। बानी जो है वो कहते हैं कि, और बानी भी और जो अभी मौजूदा चेयरमैन है या जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी ये कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो देखिए, सियासतदान जो होते हैं ना वो सियासतदानों से ही बात करते हैं। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बारहा इनको फ्लोर ऑफ द हाउस, जब हम अपोजिशन में, तो ये समझाने की कोशिश की थी कि देखें, जब हमने तो बहुत नैब देखे हैं, कोड़े, जेलें और सजाएं हमने काटी हैं, इसमें हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये वक्त आप लोगों के ऊपर आएगा तो आप लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो उस टाइम पे इन्होंने इस चीज को बहुत हल्का लिया था। तो अब भी वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और वो अब भी उस जूते की तलाश में है जिसको वो पॉलिश करना चाहें। तो वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी सियासी पार्टी के साथ बैठना नहीं चाहते। देखिए, अगर इनके लोग रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट में पहुंचे हैं तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो अवामी इश्यूज जो हैं, मसाइल जो है, उनको डिस्कस करें, ना कि बानी के रिलीज करने की या बानी के केसेस खत्म करने की बातें करें। देखिए, केसेस पार्लियामेंट ने तो नहीं बनाए, केसेस अदालतों में चल रहे हैं, तो पार्लियामेंट तो इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती है ना। तो आप जिसकी जिम्मेदारी लेकर आए हैं, आप लोग कहते हैं कि हमें लोगों ने चुन चुन के हमें वोट दिए हैं, तो भाई आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, उस आवाम को वैसा रिस्पॉन्स दे, आए बैठे, कोई हेल्दी डिस्कशन करें, कोई अच्छा सा कोई सजेशन दें, ताकि मुल्क से ये जो इंतशार है वो खत्म हो और उसके बाद अवाम और पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं वो सही होना शुरू हो जाए और अवाम को रिलीफ मिलना। अच्छा शादिया साहिबा, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा कि पीटीआई ये कहती है कि हमें अवाम ने वोट दिया है तो फिर आप आए असेंबली में बैठ के बात करते हैं। इन्हीं वोटों के बारे में पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि हमारी रिज़र्व सीटें थी जिसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, फ़ैसला हमारे हक़ में आया, और जब फ़ैसला हमारे हक़ में आया तो इसी पार्लियामेंट ने एक्ट में तरमीम कर दी और अब ये 2/3 मेजॉरिटी लेकर आना चाहते हैं और इसी हवाले से मौलाना साहब के साथ ताउन कर रहे हैं, ताल्लुक़ रख रहे हैं, ताकि मौलाना साहब के जो वोटर्स हैं वो हमें मिल जाएं। चनाचा अगर ये वोटर्स मिल भी जाते हैं मौलाना साहब के, तो भी जो नंबरिंग है, जो फैक्ट है, वो पूरा तो नहीं होता। लेकिन पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि हम तो असेंबली में आना चाहते हैं, हमारी रिजर्व सीट्स भी हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था जिसे पार्लियामेंट ने रद्द कर दिया। देखिए नतीजा, आपको याद होगा कि जब असद कैसर साहब स्पीकर होते थे असेंबली के,
تو بہت سارے لاز ایسے ہوتے تھے جن کو وہ کہتے تھے کہ پڑھا ہوا سمجھا جائے، یہ کہہ کر وہ پاس کر دیتے تھے. نہ وہ بل جو ہے ہمارے سامنے ہماری آنکھوں سے گزرتے تھے، نہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے گزرتے تھے، لیکن وہ پڑھے ہوئے سمجھ کے آپ پاس کر دیتے تھے. تو تب پارلیمنٹ بھی بہت اچھا تھا، اور تب جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہیں وہ بھی بہت اچھی ہوتی تھی. تب الیکشن کمیشن بھی بہت اچھا ہوتا تھا. آپ کو یاد پانی چیئرمین جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی تعریفیں کی تھی. تو وہ لوگ جو ان کو فیور دیں، جو ان کے حق میں بات کریں، چاہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ہٹانے کے لیے رات 12 بجے عدالت کھل گئی تھی، ایسا میں نے کیا کر دیا تھا کہ عدالت کو رات 12 بجے کھلنا پڑا. بانی پی ٹی آئی تو یہ بھی کہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو یہ بھی میسج ضرور کنوے کریں کہ شکر کریں کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگا. آپ کے اوپر جو اس وقت کے صدر تھے، صدر عارف الوی، اور جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے قاسم سوری، انہوں نے آئین توڑا تھا. شکر کریں کہ آپ لوگوں کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگا. لگنا تو چاہیے تھا، لیکن شاید اب ان کے لوگوں نے جب یہ ہٹے ہیں تو انہوں نے بیٹھ کے آئین پڑھنا شروع کیا ہے. اب ان کو ہر وہ آرٹیکل صحیح لگ رہا ہے جس کو توڑتے ہوئے انہوں نے دیر نہیں لگائی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر وہ چیز، چاہے وہ میڈیا سے ہی ہو، وہ بندہ جو ان کی غلط چیز کو بھی صحیح کر کے دکھائے گا وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، جو حق کی بات کرے گا وہ ان کے لیے بہت برا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ، ان کے لیے انہوں نے اپنا ایک فادر ڈکلیئر کیا تھا کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے قوم کا. لیکن بعد میں آرمی چیف جو تھے وہ بہت برے بن گئے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے میدان میں اتر آئے. شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا. بہت شکریہ شازیہ سومرو صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، ساتھ ہی نواز شریف صاحب کی لنڈن واپسی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. ذرائع کا یہ بتانا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب لنڈن جاتے ہیں تو واپس کب آئیں گے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. لیکن یہ وقت ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.